बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड के बारे में है। अपने प्रीवियस लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में भी हमारी जो बुनियादी तौर पे तवज्जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करने के दो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से एक जो है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड था और दूसरा जो है उसे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ये दोनों मेथड जो है वो बुनियादी तौर पर मिलते जुलते हैं। ये इनिशियल जो हमारी डिस्कशन है ऑलमोस्ट वही है जो प्रीवियस लेक्चर में थी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, उसके डायरेक्ट मेथड जो है वो कौन कौन से हैं। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम डिस्कस कर चुके हैं। वो बुनियादी तौर पे मैट्रिक्स को पहले आप रो एचलन फॉर्म में चेंज करते थे, उसके बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के जरिए आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड जो है वो किस तरह डिफरेंट है गॉस एलिमिनेशन मेथड से, तो उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि इसमें आप मैट्रिक्स को रो एचलन फॉर्म के बजाय रिड्यूस एचलन फॉर्म में चेंज करेंगे। और जब आप किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचलन फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा उसकी जो लोअर ट्राइंगल एंट्रीज है या डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो अपर ट्राइंगुलर एंट्रीज हैं उन सबको आप ज़ीरो कर देंगे। जब आप उन सबको ज़ीरो कर देंगे तो हर जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट होते हैं, एंट्रीज होती हैं, उनके ज़रिए प्रोसेस करके बगैर किसी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के आप उस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एल्गोरिदम बाकायदा से मैं डेवलप नहीं करने जा रहा, क्योंकि ये गॉस एलिमिनेशन मेथड का ही आधा हिस्सा, अगर आप पहला हिस्सा कर लें जिसको आप रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे, अगर उसको जर्नलाइज कर दें कि वो रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सके, तो आप ये काम जो है वो बहुत आसानी के साथ तकरीबन वही प्रोग्राम जो आपने पहले मेंशन किया था उसी को यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी। उसी तरह आप आगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं। आज जो गॉस जॉर्डन मेथड करेंगे इसमें ताकि आपको दोनों फैक्टर्स समझाए जा सकें, हम सिंगल मैट्रिक्स के अंदर जो राइट हैंड साइड वाली वाई वाली एंट्रीज हैं वो भी इसके अंदर ही लिख देंगे। और उस पर आपको दो बार जो है वाई पे अलहदा से जिस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करते थे गॉस एलिमिनेशन मेथड में, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो आज के प्रोग्राम में आपको डिफरेंट नज़र आएगी वो ये कि इंडेक्स को हमने ज़ीरो से नहीं शुरू किया, बल्कि इंडेक्स को आपने इंटेंशनली 1 से शुरू किया है। तो पहली जो पहले कॉलम की एंट्रीज हैं उसको आप जानबूझ के और पहली रो की एंट्रीज को जानबूझ के इग्नोर कर देंगे। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अदरवाइज वही प्रोग्राम जो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए लिखा था उसमें एक कंडीशन अप्लाई करके उसके सिर्फ पहले पार्ट को यूज़ करके भी गॉस जॉर्डन मेथड परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन हम जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें एडिशनली सीखने के लिए खुद से हमने जो है वो वेरिएशन की है। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके साथ जो राइट हैंड साइड वाली एंट्रीज हैं वो भी साथ लिख देंगे, और इन कॉम्बिनेशन उसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। सिंगल इक्वेशन जो है उसके लिए सॉल्व करनी पड़ेगी और सारी की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएंगी। एन तक जो है जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स की होंगी। n+1 कॉलम बनाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ रखेंगे और उसमें ये y वाली जो वैल्यूज़ हैं ये सारी रख देंगे। ये आपके रिजल्ट्स थे गॉस एलिमिनेशन मेथड का जो एल्गोरिदम हमने बनाया था उसके पहले हिस्से के, जो आपने यूज़ किया था रो एचलन फॉर्म में चेंज करने के लिए। इक्वेशंस यही हमने यूज़ करनी है, जैसे कि पहले आप ये रेशो फाइंड आउट करेंगे MIK = AIK ओवर AKK, और AIJ = AIJ - MIK मल्टीप्लाई बाय जिस एंट्री को आपने ज़ीरो करना होगा उस को आप क्या करेंगे कि पिवट एलिमेंट को आप MIK से रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे और उस एलिमेंट में से उस रो को माइनस कर देंगे, तो इस तरह वो एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। अब चूंकि आपने अपर ट्राइंगल पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर हम जो है वो लिमिट लगाएंगे कि किस तरह से जो है वो
फिर हम लिमिट लगाएंगे कि किस तरह से आप जो है अपर ट्राइंगल को भी जीरो कर सकते हैं। तो लिमिट लगाएंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स पे, जिस पे रोज और कॉलम्स जो हैं वो सेम होते हैं। यानी जैसे A11 है, A22 है, A33 है, तो इन एलिमेंट्स पे आप लिमिट लगाएंगे कि अगर इनकी जो वैल्यू है, इसके अलावा ये ऑपरेशन आपने सारे एलिमेंट्स के ऊपर परफॉर्म करना है। ठीक है। सो इस केस में आपको ये y वाली जो कैलकुलेशन है ये करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सिंगल मैट्रिक्स के अंदर y भी शामिल कर देंगे। तो इस प्रोग्राम में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो आपका बनता है उसमें कोफिशिएंट्स भी शामिल हैं और राइट हैंड साइड पे जो y वैल्यूज़ हैं वो भी शामिल हैं, तो सबके ऊपर इकट्ठा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो सिर्फ यही दो इक्वेशंस हमारे बुनियादी तौर पे काम आएंगी। इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ें, कुछ इंडिसेस जो यूज़ की हैं उनको तब्दील किया है मैंने, तो वो मेंशन भी कर दिया गया है साथ, तो उसको देख के आपको समझ आ जाएगी कि फार्मूले में स्लाइट मॉडिफिकेशन है। फार्मूला एज इट इज़ है, लेकिन इंडिसेस जो सबस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं उसमें आपको स्लाइट चेंज नज़र आएगी। तो डायरेक्ट हम इसके प्रोग्राम पे जाते हैं और उसमें जो जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट करता जाऊंगा कि इस प्रोग्राम में हमने क्या चीज़ डिफरेंशिएट करके की है। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हेडर फाइल्स हैं। तो कुछ हेडर फाइल्स हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हेडर फाइल सेम ही यूज़ होती हैं। तो मुख्तलिफ लोगों ने एक आध के डिफरेंस से जो है वो हेडर फाइल्स लिखी होंगी। उसके बाद वहाँ पे रोज और कॉलम्स को आपने अलग-अलग डिफाइन किया था। सिर्फ योर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ भी वैसे ही किया जा सकता है। हमने सिर्फ साइज को डिफाइन किया है और वही साइज जहाँ जहाँ रोज और कॉलम्स लिखने थे वहाँ पे साइज का वर्ड जो है वो मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे हमने इसको 10 मेंशन किया है। आप स्पेसिफिकली अपने मैट्रिक्स का साइज देख के भी मेंशन कर सकते हैं। बस एक बात जहन में रखनी है यहाँ पे कि हमने इंडेक्स को इंटेंशनली 1 से शुरू करना है। तो और आपने जो मैट्रिक्स रीड करना है उसमें आपने y की वैल्यूज भी शामिल करनी है। तो आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जितनी भी 3 होंगी तो आप इसकी कम से कम साइज जो है वो 5 लेंगे, क्योंकि पहली रो और पहला कॉलम आप वैसे इग्नोर कर रहे हैं और आखिरी कॉलम जो है आपका वो आपको वैल्यूज स्टोर करके देगा y मैट्रिक्स की। ठीक है। हाँ, सो यहाँ से आपने मेन प्रोग्राम शुरू किया है। ये यूजिंग नेम स्पेस std लिखा है, जो डेव C++ जो कंपाइलर है C++ का वो यूज़ करते हैं, तो आमतौर पे उनको ये लाइन लिखनी पड़ती है। ठीक है, उसी के लिए आपने stdlib भी ऊपर इंक्लूड की है हेडर फाइल्स में। और ये हमारा मेन फंक्शन है। आमतौर पे जब टर्बो यूज़ करते हैं तो वाइड मेन यूज़ करते हैं, जब आप डेव यूज़ करते हैं तो इंट मेन जो है वो यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम में कंपाइलर के हिसाब से भी आपको स्लाइट चेंजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगेन डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे आते हैं। तो डिक्लेरेशन वाला जो हमारा हिस्सा है उसमें वेरिएबल्स और अरेज आपने डिक्लेयर करनी है। तो ये एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स लिया है। रोज भी साइज जितना आप रखेंगे यहाँ से उतनी वैल्यूज आ जाएगी। कॉलम्स की जगह भी आपने साइज लिख दिया है। तो ये थोड़ी सी तब्दीली की है। वहाँ पे 2 बार डिफाइन लिखे, एक बार रोज को आपने डिफाइन किया था, एक बार कॉलम्स को डिफाइन किया था यहाँ पे ये हेडर के अंदर जो है। लेकिन यहाँ पे आपने सिंगल वैल्यू डिक्लेयर की है, तो रोज और कॉलम्स के लिए सिंगल एंटिटी ही सफिशिएंट है। इसी तरह ये आपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिया है। यहाँ पे वाई मैट्रिक्स को डिफाइन नहीं किया क्योंकि आप उसको इकट्ठा यूज करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें दोनों चीजें शामिल होंगी, कोफिशिएंट भी और वाई भी। ठीक है, तो सिंगल मैट्रिक्स को डील कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लग्जरी आपको प्रोवाइड करेगा। कम आपको कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेंगी प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद रेशो, वहाँ पे MIK आपने लिखा था, तो यहाँ हमने उसका जर्नल नेम जो है वो लिख दिया रेशो। वेरिएबल्स IJK वहाँ पे भी यूज़ किए थे, यहाँ पे भी यूज़ करने हैं। यहाँ एक नया अननोन वेरिएबल लिया n, ये आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रोज की तादाद पूछेगा या कॉलम्स की तादाद पूछेगा बुनियादी तौर पे। तो जितने कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सीन करे के जब वो वैल्यू मांगेगा तो आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। अब बात आती है रीडिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A।
ये हमने मैट्रिक्स को का नाम रखा है ए, तो उसको आप रीड करते हैं जिसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी है प्लस वाई मैट्रिक्स भी है। और वाई मैट्रिक्स आपने कहाँ पे लिखना है, n+1 पे लिखना है। मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक n है तो आपने ये n+1 पोजीशन उससे जो आखिरी आगे एक्स्ट्रा एक कॉलम लिया है उसमें आपने वाई मैट्रिक्स को रीड करना है। अब ये मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, नोट लिखा है आपको समझाने के लिए कि आपने जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट करना है, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, के की वैल्यू। जो कल हमने प्रोग्राम डिस्कस किया था गाज एलिमिनेशन के लिए, उसमें हमने 0 से स्टार्ट किया था। तो ये 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आपकी लिमिट पे फर्क आ जाएगा। वहाँ आप लिखते थे लेस देन रोज लेस देन कॉलम, और यहाँ आप लिख रहे हैं लेस आर इक्वल टू। तो ये बुनियादी फर्क पड़ा है इससे, लेस आर इक्वल टू करने से आपको ये नजर आया कि ये फर्क क्यों आया है, क्योंकि आपने इंडेक्स को 1 से शुरू किया है। प्रोग्राम जब आप कंपाइलर में लिखेंगे तो एक और बात को जहन में रखें, ये जितनी भी हेडिंग्स मैंने दी हैं ये बुनियादी तौर पे सिर्फ आपको समझाने के लिए है प्रोग्राम के अंदर। अगर वहाँ आप लिखेंगे तो आप डबल बैक स्लैश उसके साथ इस्तेमाल कर लेंगे ताकि वो उसको बतौर कमेंट्स रीड करे, या आप इसको सीधे से लिखेंगे ही नहीं अपने प्रोग्राम के अंदर। ये जितने भी नोट मैंने लिखे हैं या जो भी हेडिंग्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप अपने कंपाइलर में जब आप प्रोग्राम टाइप कर रहे होंगे तो तब आप इसको जो है वो इग्नोर कर सकते हैं या इसको कमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं डबल स्लैश यूज करके। ये सी आउट करके इंस्ट्रक्शन दी है, इंटर कोफिशिएंट्स ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपने सारे कोफिशिएंट्स उसके रीड करने हैं और आपने 2D मैट्रिक्स को रीड करना, आई स्टार्ट फ्रॉम 1, आई लेस आर इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, ये रोज के लिए। और ये कॉलम्स के लिए आपने शुरू किया j इज इक्वल टू 1, j लेस आर इक्वल टू n+1। ये देखें, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए है, डाटा चाहिए है एक्स्ट्रा कॉलम में, तो जो कॉलम के लिए आपने लूप लगाया है उसको आप n+1 तक लेके गए हैं j++। अब आपने सी आउट करके जो है ये प्रिंट करवाया है, ये वैल्यू जो डबल कोटेशन में है ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, और ये जो एंगल ब्रेसेस के दरमियान बगैर कोटेशन के लिखी है, इनकी जो भी डाटा वैल्यू आएगी लूप से वो लिखी जाएगी। तो इस तरह जितने भी आपके जो इंडेक्स होंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट होंगे, और साथ साथ जो वैल्यूज पॉसिबली बनेंगी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वो आप सीन के जरिए जो है वो उसको असाइन करते जाएंगे। तो इसमें पूरा आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो रीड हो जाएगा। जो कॉलम है वो रो से 1 ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉलम में आपने वाई मैट्रिक्स को भी शामिल कर दिया है। इस तरह हमारा मैट्रिक्स जो है वो रीड हो गया। जब आप मैट्रिक्स को रीड कर लेंगे तो अब असली काम हमारा शुरू होता है, गॉस जॉर्डन मेथड किस तरह आपने अप्लाई करना है। गॉस जॉर्डन मेथड में हमारा मकसद क्या है कि आप प्रोग्राम जो है हमारा उसमें जो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है या आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, आप उसको रिड्यूस रो एचलन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। तो आप लोअर ट्राइंगल को भी 0 करना चाहते हैं, आप अपर ट्राइंगल को भी 0 करना चाहते हैं, और ऐसा करने के दौरान जो डिफरेंस जो फर्क वाई मैट्रिक्स में आएगा वो भी ऑटोमेटिकली उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप अब जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो n+1 जो आपका कॉलम है उस पर भी अप्लाई एक साथ ही कर देंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम को अगर आप जर्नल देखें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि हमने जो है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए लिखा था। कुछ इजाफी चीज़ें हैं जो मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। एक तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, इफ़ ai इज इक्वल टू 0। अगर डायगोनल एलिमेंट पहले से ही 0 के बराबर हो तो फिर ये जो स्कीम हम यूज़ करते हैं ये फेल हो जाती है, चाहे गॉस एलिमिनेशन मेथड हो या चाहे गॉस जॉर्डन मेथड हो। अगर आपका जो पिवट एलिमेंट है वो हो ही 0 तो उसको जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। आप अपनी जिस वैल्यू को 0 करना चाहते हैं उसमें से माइनस करेंगे तो एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाएगी। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में भी आप ये कंडीशन लगा सकते हैं पहले लूप के बाद, जो वहाँ नहीं थी तो मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दी है कि अगर डायगोनल एलिमेंट आपका 0 के बराबर आ जाए तो फिर आप प्रोग्राम को कंटिन्यू ना करें बल्कि एग्जिट कर दें।
ठीक है। तो उस सूरत में हमारा प्रोग्राम जो है वो वर्क नहीं करेगा अगर आपके पिवट एलिमेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो। तो ये लिमिटेशन है हमारी जो स्कीम है जिसके ज़रिए आप गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर रहे हैं या गॉस जॉर्डन मेथड को सॉल्व कर रहे हैं। इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारी कंप्यूटेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। दूसरी जो चीज़ है, जो तब्दीली आपको नज़र आएगी, वो मैंने हिंट के अंदर मेंशन की है। उसमें पहले जो फॉर लूप था वो के लिए था, फिर आई के लिए था और फिर जे के लिए था। इसमें हमने पहले जो है वो इंडिसेस की सिर्फ पोजीशन चेंज की है। पहले जो है वो आई यूज़ किया है, फिर जे यूज़ किया है, फिर के यूज़ किया है। यही वजह है कि जो प्रोग्राम में फार्मूलाज आपने इस्तेमाल किए हैं उसमें इंडिसेस, ये देखें ये एम आई के था बुनियादी तौर पे, जैसे मैंने हिंट में मेंशन किया, तो ए आई के और ए के होना चाहिए। तो अभी तक तो के का लूप चूंकि लगा ही नहीं था, तो वो लिखना जो है वो अक्लमंदी नहीं होनी थी, उससे आपका एरर आ जाता। तो के तो आपने थर्ड नंबर पे इस्तेमाल किया है, तो इसलिए आपने चीज़ों को चेंज किया है। जहाँ आपका जो है वो के था वहाँ पे अब आई लिखा होगा, जहाँ आपका आई था वहाँ पे अब जे लिखा होगा, जहाँ आपका जे था वहाँ पे अब के लिखा होगा। हिंट के तौर पे इक्वेशंस एज इट इज मौजूद हैं, चूंकि आपने लूप जो लगाए हैं उनके आर्डर को चेंज किया है, तो उससे ये थोड़ा सा फर्क पड़ा। अब इक्वेशंस वही हैं, ये वही इक्वेशंस हैं जो वहाँ पे किस चीज में चेंज कर देती थी। ये इक्वेशन जब आप अप्लाई करते थे तो रो एचलन फॉर्म में चेंज कर देती थी गॉस एलिमिनेशन मेथड में। लेकिन आपने यहाँ ये कंडीशन लगाई है, इफ आई नॉट इक्वल टू जे। अगर आई और जे इक्वल ना हो, रोज और कॉलम्स का इंडेक्स बराबर ना हो, इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो फिर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपने ये प्रोसीजर सब के लिए अप्लाई करना है। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सब पे अप्लाई होगा। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रह जाएंगे जब ये तीनों लूप्स कंप्लीट चल जाएंगे। एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पे ये जो के है ये आपने n+1 तक अप्लाई किया है। तो ये पहले आई और जे जो हैं ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डील कर रहे हैं, और जो आपका के है इसमें आपने n+1 कॉलम को भी शामिल किया है, क्योंकि जब भी आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो पूरे के पूरे आगमेंटेड मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है। जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम कहते थे कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना है और वाई मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना है, जो राइट हैंड साइड पे आपका मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे चूंकि इकट्ठा लिखा हुआ है तो इसमें आपने इस लूप को कहाँ तक लेके गए हैं, n+1 तक लेके गए हैं, ताकि उस पर भी ये इक्वेशन एज इट इज अप्लाई हो जाए। ठीक है। तो अब आपके पास रिजल्टेंट में क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे, और आपके पास जो लास्ट कॉलम है जिसमें आपके पास y की वैल्यूज मौजूद हैं वो बचेंगी। तो इसको दोबारा इक्वेशंस की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये ऐसे होगा, लाइक a11 x1 इज इक्वल टू समथिंग, फिर a22 x2 इज इक्वल टू समथिंग, a33 x3 इज इक्वल टू समथिंग एंड सो ऑन। इस तरह की इक्वेशन बनेगी। और इसमें आपको अब करना क्या पड़ेगा, सिंपली आपने जो भी कोफिशिएंट बनेगा x का उससे डिवाइड कर देंगे वैल्यू को, तो आपके पास वो अननोन वेरिएबल जो है वो आ जाएगा। तो तमाम के तमाम अननोन वेरिएबल इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट होंगे। तो यही गॉस जॉर्डन मेथड की स्पेशलाइजेशन है कि ये डायरेक्ट आपको वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, इसमें आपको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो स्टेप जो है वो हमने यहाँ पे किया है। सोल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं। सो सोल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए, चूँकि आपको पता है कि जो आपका एक्स मैट्रिक्स है वो तो सिंगल कॉलम बेस्ड है, तो वन डायमेंशनल अरे काफ़ी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ये आपने एक सिंगल लूप लगाया, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है। सो एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने ये देखे फार्मूला लिखा है। ये वैल्यू हमेशा उस आखिरी कॉलम से है जिसमें ये y की वैल्यू है ai n+1। देखें आई रो को कंट्रोल करेगा और n+1 जो है उस कॉलम में जाएगा जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बाद है, जो y की वैल्यू है। ठीक है। सो ये उस आखिरी कॉलम की एंटिटी है, और उसको आपने ये कोफिशिएंट जो भी बनेगा डायगोनल एलिमेंट का उससे डिवाइड करते जाएंगे। ये पहले 1 1 होगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 2 होगा, फिर डिवाइडेड बाय 3 3 होगा एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरह x1 x2 x3 xn तक आपके पास सारी वैल्यूज x
अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब आपका काम कंप्लीट हो गया, सोल्यूशन निकल चुके हैं। अब अगर आपको कुछ करना है इसके अलावा तो सिर्फ उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये भी वन डायमेंशनल है। अरे है आपके पास एक्स आई जो है, इसको अब आपने स्क्रीन पे जस्ट सिंपली डिस्प्ले करवाना है कि किसकी वैल्यू क्या है, x1 की क्या है, x2 की क्या है, x3 की क्या है। तो एग्जैक्ट वही कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल टू n, i प्लस प्लस सी आउट। ये देखें, ये स्क्रीन पे x और ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज आएगी। i की वैल्यू आएगी 1 2 3 जो भी लूप डिसाइड करेगा, ठीक है। और फिर ये पोर्शन जो है ये एज इट इज इसके सामने प्रिंट हो जाएगा। सो x है, ब्रैकेट्स के दरमियान वो नंबर आ जाएगा। इज देन आपके पास अरे की वैल्यू आएगी x1। i जब 1 होगा तो जो भी वैल्यू होगी वो इस सारी कॉन्फ़िगरेशन के सामने जो है वो प्रिंट हो जाएगी। x1 इज इक्वल टू दिस, x2 इज इक्वल टू दिस, इस तरह एंड लाइन करके आप लाइन चेंज करते जाएंगे। तो बारी बारी x1 इज इक्वल टू दिस, x2 इज इक्वल टू दिस, x3 इज इक्वल टू दिस एंड सो ऑन। एंड फाइनली एंड में आप गेट कैरेक्टर या रिटर्न 0 लिख के अपने प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं। तो ये है जी हमारी फाइनल डिस्कशन गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में। गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट काम मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप इसको मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा कि किस तरह से हम इसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको स्लाइट मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए हम आमतौर पे ये करते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं और एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशंस अप्लाई कर करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, और जो ऑपरेशन आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करते हैं। तो फाइनली जब आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब तब्दील होकर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ये काम भी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रोग्राम को आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको इसके हवाले से हिंट्स प्रोवाइड कर दूँ। तो यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आपने आज भी यकीनन कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।